लंबर ट्रायंगल जो कि एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर पार्ट पे एक वीक एरिया होती है। लंबर ट्रायंगल को पेटेट्स ट्रायंगल भी कहते हैं और इसकी इंफीरियर बाउंड्री जो है ना इलियक क्रस्ट ने बनाई हुई होती है। इंटरनल ओब्लिक मसल का एपिन्यूरोसिस और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनल मसल के एपिन्यूरोसिस जब मिल जाते हैं तो वो कंजॉइंट टेंडन बनाते हैं और ये कंजॉइंट टेंडन जो है ना प्यूबिक क्रस्ट पे या पेक्टिन्स प्यूबिस पे इंसर्ट होता है। स्वेलिंग एट इंग्वाइनल एरिया के तीन डिफरेंशियल्स आ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो CPSP गिव्स यू। अगर MCQ कुछ इस तरह से हो कि इंग्वाइनल एरिया पे जो स्वेलिंग या जो मासा है वो पल्सेटाइल है और उसमें कोई फीवर कोई फैन वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं है तो देट में बी एन एनोरिज्म पल्सेटाइल। अगर पेनलेस स्वेलिंग है और स्ट्रेनिंग लाइक कफिंग वगैरह से वो इनलार्ज होती है तो देट में बी एन इंग्वाइनल हर्निया। लेकिन अगर स्वेलिंग है ग्रोइन एरिया पे पैसिव हिप एक्सटेंशन पे पेन होती है उसके साथ बैक एक भी है और फीवर की भी हिस्ट्री है तो इट में बी एसोआस एप्सिस। इंग्वाइनल लिगामेंट की जो इंफीरियर अटैचमेंट है तो देट इज विद प्यूबिक ट्यूबरकल। क्रेमेस्टेरिक फेशिया जो है ना इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच मसल एपिन्यूरोसिस इंटरनल ओब्लिक मसल एपिन्यूरोसिस। Rectus abdominis muscle is innervated by lower six thoracic nerves via lower intercostal nerves and subcostal nerves। ठीक है। That muscle which can leads to pus formation from lumbar region to groin। लाइक फ़र्ज़ करे कोई बंदा है इसको लंबर रीजन पे कोई गोली मोली लगी है या वहाँ पे लंबर रीजन पे इंजरी हुई है और ग्रोइन एरिया पे पस कलेक्शन हुई है तो विच मसल, सो इट इज़ ऑलवेज सोआस मसल। सही है, सोआस एप्सिस जिसको कहते हैं। लंबर ट्राइंगल्स जो है ना वो दो इन नंबर है। एक है सुपीरियर लंबर ट्राइंगल ऑफ ग्रेनफेल्ड, ये सबसे कॉमन साइट है फॉर लंबर हर्निया, और एक है इन्फीरियर लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटेट्स। सही है, और इन्फीरियर हर्निया हमेशा इन्फीरियर लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटेट के थ्रू नीचे आएगी। फ्यूजन फेशिया की क्या इम्पोर्टेंस है, तो फ्यूजन फेशिया ऑफ टोडोल्ट जो है ना ये एक वेल नोन लैंडमार्क है जो कि सर्जन यूज़ करते हैं, कोलोरेक्टल सर्जन यूज़ करते हैं इसको एज अ पोजीशन एज अ लैंडमार्क यूज़ करते हैं। लंबर ट्राइंगल की बाउंड्रीज इस पे अक्सर CPSP वाले MCQs पूछते हैं इसकी बाउंड्रीज के बारे में। तो एंटीरियरली इसकी जो बाउंड्री है इट इज़ मेड बाय पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, पोस्टीरियरली बाय एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डोर्सी मसल, इन्फीरियरली हमने पहले भी बता दिया इलियक क्रस्ट इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बना देता है, जबकि इसके फ्लोर में इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। क्वाड्रेटस लैम्बोरम मसल जो है ना ये 12th रिब के साथ अटैच होता है और ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के बिल्कुल पैरेलल पास होता है, बिहाइंड और पैरेलल। ठीक है, क्वाड्रेटस लैम्बोरम लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड पैरेलल पास होता है। कॉन्जॉइंट टेंडन को फाल्क्स एंग्वाइनेलिस भी कहते हैं। सही है, अक्सर CPSP वाले ये नए नए नेम्स ट्राई करते हैं, फाल्क्स एंग्वाइनेलिस। और कॉन्जॉइंट टेंडन हमने ऊपर भी बता दिया कि ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक के एपिन्यूरोसिस जब मिल जाते हैं तो वो कॉन्जॉइंट टेंडन या फाल्क्स एंग्वाइनेलिस बनाते हैं। जो लॉर्डोटिक पेशेंट होते हैं तो लॉर्डोटिक पेशेंट में इन्फीरियर वेना केवा इज मोर फॉरवर्ड एंड मोर प्रोन टू इंजरी ऑन द राइट साइड लेटरल टू द अम्बिलिकस। तो लॉर्डोटिक पेशेंट में इन्फीरियर वेना केवा इज मोर प्रोन टू इंजरी। सुपरफिशियल फेशिया जो है ना वो डिवाइड हो जाता है दो में, एक सुपरफिशियल फैटी लेयर जिसको फेशिया ऑफ कैम्पर भी कहते हैं, सुपरफिशियल फैटी लेयर को,
और एक डीप मेम्ब्रेनस लेयर में डिवाइड होता है तो उसको स्कार्पा फेशिया कहते हैं। और किस चीज़ की सुपरफिशियल फेशिया, तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सुपरफिशियल फेशिया से ये वो दो में डिवाइड होती है, स्कार्पा फेशिया में और फेशिया ऑफ कैम्पर में। अच्छा, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो है ना वो एराइज होता है फ्रॉम 9 to 12 रिब्स। ठीक है, इसका जो पूरा पोर्शन है ना वो फ्लैशी रहता है। फ्रॉम इट्स ओरिजिन टिल इट्स इंसर्शन ऑल इज फ्लैशी। फिर ये इंसर्ट होता है along the outer edge of anterior half of iliac crust। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की इंसर्शन की बात करें तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल इंसर्ट होता है 3 जगहों पे, ज़ेफाइड प्रोसेस पे, लीनिया अल्बा पे और सिम्फिसिस प्यूबिस पे। पायरामिडालिस मसल है, उसकी नर्व सप्लाई सबकोस्टल नर्व उसको सप्लाई करती है। एक्सटर्नल ओब्लिक के बारे में कहते हैं कि फाइबर पासिस डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक्सटर्नल ओब्लिक के फाइबर्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ट्रेवल करते हैं। 10th एंटरकोस्टल नर्व जो है ना वो रेक्टस शीथ में एंटर होती है थ्रू अम्बेलिकस। अच्छा जी, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर लाई करती है, वो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सेलिस फेशिया। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो है ना ये एंग्वाइनल लिगामेंट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर किसी औरत हो, उसकी हिस्टेक्टमी हुई हो और हिस्टेक्टमी के बाद 5-6 महीने बाद उसकी एब्डोमेन में कोई लंप की प्रेजेंटेशन आपको सामने आए और आप देख ले कि उसको इंसिजनल हर्निया हुई है, तो इंसिजनल हर्निया में मोस्ट लाइकली टू पुश फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, के अंदर से बाहर जो चीज़ आएगी, जो पुश होगी, तो वो कौन सी चीज़ होगी, वो ही ट्रांसवर्सेलिस फेशिया। पैरामीडियन इंसिजन देते हुए कौन सी आर्टरी डैमेज हो सकती है, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कैन बी डैमेज्ड। सोवास फेशिया जब वो एलांगेट कर जाती है, एक्सटेंशन जब उसकी हो जाती है, तो उससे मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बनता है। फेशिया ट्रांसवर्सेलिस से फीमोरल शीथ भी बनता है लोअर लिम्ब में। रेक्टस एब्डोमिनस मसल की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका जो लेटरल हेड है दैट इज एराइज फ्रॉम प्यूबिक क्रस्ट। और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल की इंसर्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज इंसर्टेड ऑन लीनिया अल्बा, पेक्टिनियल लाइन एंड पेक्टिनियल क्रस्ट। रेक्टस शीथ का जो पोस्टीरियर वॉल है तो दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 मसल्स। हमने ऊपर भी बता दिया कि इसमें ट्रांसवर्सेलिस मसल की एपिन्यूरोसिस और इंटरनल ओब्लिक मसल जो है ना वो 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 लेमिनाज में। एक एंटीरियर लेमिना होती है, एक पोस्टीरियर लेमिना। तो एंटीरियर लेमिना एंटीरियरली आती है और पोस्टीरियर लेमिना पोस्टीरियरली जाती है। तो पोस्टीरियर लेमिना और ट्रांसवर्सस मसल के एपिन्यूरोसिस मिलके पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ बना देते हैं, जबकि ये एंटीरियर लेमिना इज इन्वॉल्व इन एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। पेल्विक रीजन में रेक्टम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कंप्लीट मस्कुलर कॉर्ड। सही है, रेक्टम एट द लेवल ऑफ S3 शुरू हो जाता है। ये कोलोन से मैक्रोस्कोपिकली डिस्टिंक्ट होता है। किस सेंस में, क्योंकि इसमें टीन या कोलाई नहीं होते जबकि कोलोन में होते हैं। हस्ट्रेशंस भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और ओमेंटल अपेंडिसिस भी कोलोन में होती है लेकिन रेक्टम में ख़त्म हो जाती है। तो यू कैन आइडेंटिफाइड बाय दीज 3 मैक्रो फीचर्स। रेक्टस शीथ जो कि कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में बनता है तो दैट इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियरली। वो किस चीज़ से बना होता है, एंटीरियरली उसमें 2 मसल है, एक है एक्सटर्नल ओब्लिक का एपिन्यूरोसिस और जो इंटरनल ओब्लिक 2 लेमिना में बनते हैं। तो एंटीरियर लेमिना इज इन्वॉल्व इन एंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ। सही है, जबकि इंटरनल ओब्लिक का जो पोस्टीरियर लेमिना था और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल थे तो वो दोनों मिलके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टस शीथ बनाते हैं। वो इमेजिनरी लाइन जो कि पास होती है एलॉन्ग पोस्टीरियर रेक्टस शीथ
मिडवे बिटवीन अम्बेलिकस और पेल्विक रीजन के, उसको अर्कुएट लाइन कहते हैं। रेक्टस शीथ में कुछ आर्टरीज भी होती है, उसमें सुपीरियर एंड इन्फीरियर गैस्ट्रिक आर्टरीज प्रेजेंट होती है इन रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ का जो पोस्टीरियर लोअर लिमिट है तो दैट इज आर्कुएट लाइन। पोस्टीरियर लोअर लिमिट ऑफ रेक्टस शीथ इज आर्कुएट लाइन। इन केस ऑफ मायोमेक्टमी, इफ देयर इज अ लार्ज फाइब्राइड प्रेजेंट और आप एक लॉन्ग ट्रांसवर्स इंसिजन दे दे रेक्टस मसल में टू विजुअलाइज द ओवरी, तो इस इंसिजन को हम पेफेनस्टील इंसिजन कहते हैं। पेफेनस्टील, PFANNENSTIEL। अच्छा जी, एपिप्लाइक फोरामेन को फोरामेन ऑफ वेंसलो भी कहते हैं या ओमेंटल फोरामेन भी कहते हैं। इसके बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इसके एंटीरियरली लाई करता है फ्री बॉर्डर ऑफ लेसर ओमेंटम। इसके अलावा बाइल डक्ट और हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, ये चीज़ें एंटीरियर बाउंड्री बनाती है इसकी। पोस्टीरियरली इट्स बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियरली कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर, जबकि इन्फीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडिनम लाई करती है। गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट जो है ना, ये लिवर को अटैच करता है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के साथ। इसमें गैस्ट्रिक वेसल्स होती है। इट इज़ अ डिराइवेटिव ऑफ वेंट्रल मेजेंट्री। ये सेपरेट करता है ग्रेटर एंड लेसर सेक को राइट साइड पे, एंड गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट इज अ पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम। पाउच ऑफ डगलस को रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं। ये सबसे डिपेंडेंट पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी का वोमेन में इन अपराइट पोजीशन। तो लेट सपोज किसी पेशेंट की हेस्टेक्टमी हुई है तो फ्लूइड कहाँ पे कम्युलेट होगा? इन रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस। लेसर ओमेंटम के मीडियली हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, जबकि लेसर ओमेंटम के लेटरली हेपेटोडुडिनल लिगामेंट होता है। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट कनेक्ट्स लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू विसरल सरफेस ऑफ लिवर। हेपेटोगैस्ट्रिक, ठीक है, हेपेटिक और गैस्ट्रिक के दरमियान। एंटीरियरली epiploic foramen is bounded by right free margin of lesser omentum containing between its two peritoneal layers portal vein anterior to it hepatic artery and bile duct, ठीक है। और इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्व्स भी, लिम्फेटिक्स भी और नोड्स भी। तो इन समरी फ्री एज ऑफ लेसर ओमेंटम एपिप्लॉइक फोरामेन का जो फ्री एज है तो उसमें कॉमन बाइल डक्ट भी, हेपेटिक आर्टरी भी और पोर्टल वेन्स भी, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इन्फीरियर बाउंड्री ऑफ एपिप्लॉइक फोरामेन जो है ना, दैट इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट पार्ट ऑफ डुडिनम। डायफ्राम की अगर लोअर सरफेस की इरिटेशन हो रही हो तो पेन विल बी रेफर टू शोल्डर्स। बेयर एरिया ऑफ लिवर वो होता है जिसको पेरिटोनियम ने कवर नहीं किया हुआ होता। लेसर ओमेंटम में इन्फीरियर वेना केवा नहीं होती। विसरल पेन इज ड्यू टू स्ट्रेच। लेसर ओमेंटम जो है ना, ये एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है। जो लाइनिंग पेरिटोनियम की, वो लाइनिंग जो एब्डोमिनल विसरा को कवर करे वो विसरल पेरिटोनियम होता है। मोर सेंसिटिव टू पेन इज पेराइटल पेरिटोनियम। ग्रुप ऑफ मसल मोस्ट affected when vagal supply is cut is GIT मसल। और एक्सोम्फेलोस क्या है? इट इज़ डिफेक्ट इन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज कॉल्ड एक्सोम्फेलोस। एक्सटर्नल ओब्लिक का एपिन्यूरोसिस which lies between the anterior superior iliac spine and pubic tubercle is called inguinal ligament, ठीक है। ये एक्सटर्नल ओब्लिक का एपिन्यूरोसिस है, थिकनिंग हुई होती है। जबकि अगर इंग्वाइनल लिगामेंट रिफ्लेक्ट कर जाए, रिफ्लेक्शन उसकी हो जाए, तो वो लेक्यूनर लिगामेंट बनाता है। लेक्यूनर लिगामेंट इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इंग्वाइनल लिगामेंट।
एंग्वाइनल कैनाल की जो रूफ है दैट इज़ फाउंड बाय कंजॉइंट टेंडन। क्रेमेस्टेरिक मसल जो है ना उसकी नरो सप्लाई इज़ फ्रॉम जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नरो एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर पोर्शन ऑफ क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। वो नरो जो एंग्वाइनल रिंग में पास होती है वो है इलियो एंग्वाइनल नरो, इट पासिस थ्रू एंग्वाइनल रिंग। मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में एंग्वाइनल कैनाल में डीप सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी प्रेजेंट नहीं होती। एंग्वाइनल कैनाल में डीप एंग्वाइनल कैनाल जो है ना इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी के लेटरली पड़ी होती है। सही है। डीप एंग्वाइनल कैनाल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस जो है ना वो ड्रेन होके एंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है। पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस inferior rectal vein, it causes external hemorrhoids. It is covered with skin and drain into superficial inguinal lymph nodes. वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल एंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो है ना वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल एंग्वाइनल लिम्फ नोड्स ये मेनली लोअर लिम्फ को ड्रेन करते हैं। पेक्टिनेट एरिया के एबव मीडियन एरिया एबव पेक्टिनेट लाइन वो एक्टोडर्म से बनी होती है, जबकि पेक्टिनेट लाइन के नीचे बिलो पेक्टिनेट लाइन मीडियन एरिया इज फाउंड फ्रॉम एंडोडर्म। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्पर्मेटिक कार्ड में प्रेजेंट नहीं होता लेकिन एंग्वाइनल कैनाल में प्रेजेंट होता है तो दैट इज इलियो एंग्वाइनल नरो। इलियो एंग्वाइनल नरो इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड बट इट इज प्रेजेंट इन एंग्वाइनल कैनाल एंड इसकी सेंसरी इनर्वेशन से है कहाँ पे, अपर मीडियल पार्ट ऑफ थाई, बेस ऑफ पेनस एंड एंटीरियर स्क्रोटम इन मेल्स में, जबकि मोन्स प्यूबस एंड लेबिया मेजोरा फीमेल्स में। अगर इलियो एंग्वाइनल नरो की इंजरी हो जाए हर्निया रिपेयर में तो कहाँ पे सेंसेशन लॉस होगी, तो अपर मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस होगी क्योंकि इलियो एंग्वाइनल नरो की सेंसरी इनर्वेशन अपर मीडियल पार्ट ऑफ थाई, बेस ऑफ पेनस एंड एंटीरियर स्क्रोटम इन मेल्स है, जबकि मोन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा इन फीमेल्स बी। External spermatic fascia is derived from external oblique epineuritis and is attached to margin of superficial inguinal ring. स्पर्मेटिक कार्ड में पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस होते हैं जो कि एंग्वाइनल कैनाल में के थ्रू पास होते हैं। तो अगर एक सर्जन नॉर्मल एंग्वाइनल हर्निया रिपेयर की सर्जरी कर रहा हो तो मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर टू बी एनकाउंटर ड्यूरिंग द सर्जरी विल बी पेम्पिनिफॉर्म plexus. Internal spermatic fascia is derived from fascia transversalis and it is attached to margin of deep inguinal ring. जबकि ऊपर हमने बता दिया कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के साइड्स पे मार्जिन्स पे अटैच होती है। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस पासिस थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। इंटरनल ओब्लिक प्रेजेंट इन विच स्पर्मेटिक लेयर, तो स्पर्मेटिक लेयर में जो क्रेमेस्टेरिक फेशिया होती है वो बनती है फ्रॉम इंटरनल ओब्लिक। एंड डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया विल फर्स्ट ट्रेवर्स लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल विद ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। इंग्वाइनल कैनाल की जो एंटीरियर वाल है तो वो एपिनोरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक इन दोनों के एपिनोरोसिस से बनता है। अब वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल जो है ना तो उसमें कौन कौन से मसल है, तो वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल में एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस, कंजाइंट टेंडन और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये सारे मसल जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं इन वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल का जो पोस्टीरियर वॉल है ना तो वो बना हुआ होता है बाय कंजाइंट टेंडन। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होती है ना तो वो प्यूबिक ट्यूबरकल के मीडियली और एबव होती है, मीडियली एंड एबव टू प्यूबिक ट्यूबरकल। दूसरी ये कि ये जिस ट्राइंगल में प्रोट्रूजन होती है ना तो उसको हेज़लबाच ट्राइंगल कहते हैं
ठीक है। ये हर्निया एपिगैस्ट्रिक इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियली लाई करती है, जबकि इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इस हर्निया के लेटरली पड़ी होती है। 15% ऑफ इंग्वाइनल हर्निया जो है ना वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होती है। इस किस्म की हर्निया वोमेन में बहुत रेयर होती है, और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की जो नेक है तो वो बहुत वाइड होती है। इंग्वाइनल हर्निया अगर हो जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी नरों की कंप्रेशन होगी, तो इलियो इंग्वाइनल नरों की सबसे ज़्यादा चांसेस है कंप्रेस होने के। इंग्वाइनल हर्निया में इंटेस्टाइन्स के जो लूप है तो वो स्क्रोटम टेस्टिस तक आ जाते हैं स्क्रोटम में, ठीक है। और स्क्रोटम में आपको इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइन के जो लूप्स है तो वो आपको वहाँ पे फील होंगे। हेज़लबाच ट्रायंगल में डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होती है। इसकी 3 बॉर्डर्स है। इसकी अगर बॉर्डर्स की हम बात करें तो इट्स मीडियल बॉर्डर इज फाउंड बाय लेटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस शीथ, जिसको लीनिया सेमिलुनरिस भी कहते हैं। अगर हम इसके सुपीरियर लेटरल बॉर्डर की बात करें तो वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ने बनाई हुई होती है, जबकि इन्फीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो दैट इज़ मेड बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसको पापर्ट्स लिगामेंट भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया यहाँ से आती है। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आती है। इंसिजनल हर्निया उस जगह पे होती है जहाँ पे पिछली कोई सर्जरी हुई हुई होती है और वहाँ पे स्कार बना हुआ होता है, तो उस स्कार वाले एरिया पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। फीमोरल हर्निया फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और ये बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होती है। सही है। फीमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया के दरमियान फ़र्क ये है कि फीमोरल हर्निया विल बी ऑलवेज बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, जबकि इंग्वाइनल हर्नियाज जो है ना तो वो दैट विल बी अबव एंड लेटरल मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है ना वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आती है। दैट मेन रीज़न इज़ ड्यू टू पेटेंसी या प्रोसेसेस वेजाइनलिस, ठीक है। वहाँ से एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट्स जो है ना एग्जिट करते हैं पेरिटोनियम ऑफ परसिस्टेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस, ठीक है। ऑल द 3 लेयर्स फेशियल कवरिंग जो है ना कॉर्ड की, तो उन्होंने इस हर्निया को सराउंड किया हुआ होता है। Direct inguinal hernia always occur medial to inferior epigastric vessels. इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है ना वो डीप रिंग से सुपरफिशियल रिंग तक आती है। सही है। ये इंग्वाइनल रिंग के डीप इंग्वाइनल रिंग में एंटर होती है, जो कि डीप इंग्वाइनल रिंग एपिगैस्ट्रिक वेसल के लेटरली पड़ा हुआ होता है। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियाज बहुत ज़्यादा मेल्स में कॉमन है। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के एक ब्रांच है। ये डीप इंग्वाइनल रिंग जो है ना उसके मीडियली पड़ी होती है और ये लेटरल बाउंड्री बनाती है हेज़लबैच ट्रायंगल की। इलियो इंग्वाइनल नर्व पासेस फॉरवर्ड इन इंग्वाइनल कैनाल and emerges through superficial inguinal ring। अब इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की बात करें तो दे इट pierces external oblique epineuritis above superficial inguinal ring। डीप इंग्वाइनल रिंग फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में एक ओवल ओपनिंग है। ये 0.5 इंचेस या 1.3 सेंटीमीटर होता है above इंग्वाइनल लिगामेंट और मिडवे बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सिम्फिसिस प्यूबिस, मिडवे यहाँ पे होता है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में, जबकि डीप इंग्वाइनल रिंग फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में पड़ी होती है। पोर्टल वेन डोडिनम के फर्स्ट पार्ट के बिहाइंड असेंड करता है, फिर ये लेसर ओमेंटम में एंटर हो जाता है, फिर ये अपवर्ड जाता है इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग इनटू लेसर सैक टू पोर्टा हेपेटस, और पोर्टा हेपेटस पे वहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट टर्मिनल ब्रांचेस में। लेसर सैक जो है ना वो पेंक्रियास के बिल्कुल एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और पेंक्रियाटाइटिस में फ्लूइड लेसर सैक में जमा होता है। ये एक पोटेंशियल स्पेस है फॉर फ्लूइड एक्युमुलेशन इन पेंक्रियाटाइटिस। पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक जो है ना तो वहाँ पे नेक एंड बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड भी
एब्डोमिनल एओर्टा भी कमेंसमेंट भी वहाँ पे होती है। सीलिक आर्टरी, सीलिक प्लेक्सिस और सीलिक नोड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ पार्ट ऑफ डायफ्राम भी। ये सारे लाई करते हैं पोस्टीरियर टू लेसर सैक। ग्रेटर सैक और लेसर सैक जो है ना, एक दूसरे के साथ एपिप्लॉइक फोरामेना पे कम्युनिकेट करते हैं, विच इज़ अ फ्री कम्युनिकेशन स्पेस। इसको ऊवल विंडो भी कहते हैं। एक ऊवल विंडो की शेप में होती है, जिसको एपिप्लॉइक फोरामेना कहते हैं। लेसर ओमेंटम अटैचेस टू लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक सुपीरियरली। लेफ्ट एक्सेसरी हेपेटिक आर्टरी, ये कौन सी आर्टरी की ब्रांच है? तो इसकी ओरिजिन एनामुलस ओरिजिन है। ये कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंटीरियर एक्सेसरी हेपेटिक आर्टरी जो है ना, वो मोस्ट कॉमनली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी या सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से निकलती है। लीवर में एक लिगामेंट होता है जिसको फाल्सिफेरम लिगामेंट कहते हैं। फाल्सिफेरम लिगामेंट हैज़ अ सिकल शेप्ड फ्री मार्जिन, ठीक है। उस फ्री मार्जिन को लिगामेंटम टेरीज कहते हैं, और दैट लिगामेंटम टेरीज इज रेमनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी is a direct branch of external iliac artery। inferior epigastric and external iliac की ब्रांच है। राइट हेपेटिक आर्टरी, ये कॉमन बाइल डक्ट के मीडियली पड़ी होती है, और ये सबसे कॉमनली इंजर्ड या डैमेज्ड आर्टरी है कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान इन एपिप्लॉइक फोरामेन, ठीक है। तो एपिप्लॉइक फोरामेन में कोलिसिस्टेक्टमी में सबसे ज़्यादा कौन सी आर्टरी डैमेज हो सकती है? दैट कैन बी राइट हेपेटिक आर्टरी विच इज सिचुएटेड मीडियल टू कॉमन बाइल डक्ट। इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है ना, वो डिस्टल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का डिस्टल थर्ड जो है ना, वो इसके अलावा कोलोन, सेगमाइड कोलोन, रेक्टम वगैरह ये सारे सप्लाई करते हैं। तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के एलांग जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, इन एरियाज़ के डिसेंडिंग कोलोन, सेगमाइड कोलोन वगैरह इन एरियाज़ के जो लिम्फ नोड है, तो दे ड्रेन्स along inferior mesenteric artery। inferior mesenteric artery arise at the level of L3, और ये जो है ना लेफ्ट कोलिक एंड ये स्प्लीनिक फ्लेक्चर से लेके रेक्टम अपर पार्ट तक जो है ना, जिसमें डिसेंडिंग कोलोन, सेगमाइड कोलोन वगैरह ये सब आते हैं, तो इन एरियाज़ को सप्लाई करती है। इंटरनल इलियक आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, दो डिवीजन्स में, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन से कुछ ब्रांचेस निकलती है, कुछ पोस्टीरियर से। जो एंटीरियर से निकलती है तो उसमें अम्बिलिकल आर्टरी, ऑब्चुरेटर आर्टरी, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी, ये सारी ब्रांचेस है फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। जबकि पोस्टीरियर डिवीजन से इलियोलंबर, लेटरल सैक्रल और सुपीरियर ग्लूटियल ये आर्टरीज निकलती है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो है ना, ये एराइज होती है फ्रॉम स्प्लीनिक आर्टरी, और ये ट्रेवल करती है, पास करती है इन गैस्ट्रोस्प्लीनिक ओमेंटम, इस लिगामेंट में, और ये स्टमक को सप्लाई करती है एलॉन्ग अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर। पेंक्रियाटिक मैग्ना आर्टरी is a branch of splenic artery and it supplies pancreatic tail and body। pancreatic magna supplies pancreatic tail and body। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के कुछ ब्रांचेस है, तो उसमें जीजुनल एंड इलियल आर्टरीज, इन्फीरियर पेंक्रियाटिकोडुडिनल आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी और इलियोकोलिक आर्टरी, ये सारी ब्रांचेस है फ्रॉम सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। रेनल आर्टरीज जो है ना, वो एराइज होती है फ्रॉम एब्डोमिनल एयार्टा एट द लेवल ऑफ L2। हेपेटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी, और गैस्ट्रोडुडिनल से फिर राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी निकलती है। तो
तो right gastroepiploic artery is a branch of gastroduodenal which is a branch of hepatic artery. सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन में जब हम कट देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स डैमेज हो सकती है। एसेटिक टैब जो कि हम लोअर एब्डोमेन में करते हैं और नीडल इंसर्ट करते हैं, तो इस नीडल इंसर्शन से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कैन बी डैमेज्ड, सो केयर मस्ट बी sought. Inferior epigastric artery is a branch of external iliac artery. Gastroduodenal artery is a branch of hepatic artery. कॉमन हेपेटिक आर्टरी के क्या क्या ब्रांचेस है, तो उसमें सिस्टिक आर्टरी भी है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी है, गैस्ट्रोडुोडेनल भी है, राइट हेपेटिक भी है और लेफ्ट हेपेटिक भी है। इन्फीरियर प्रीनिक आर्टरी जो है ना, ये सीलिक ट्रंक की एक ब्रांच है। सीलिक ट्रंक एब्डोमिनल एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच है। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में हम एक मसल ग्राफ्ट लेते हैं। नॉर्मली हम मसल ग्राफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल लेते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस मसल को जो है ना, रेक्टस को टिपिकली इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, तो इसमें इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है, वहाँ पे ग्राफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये रेक्टस शीथ में चली जाती है और फिर रेक्टस शीथ के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है ना, वहाँ पे डिसेंड करती है। ये नीचे आके इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के एक ब्रांच है, उसके साथ एनास्टमोस कर देती है और ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना, रेक्टस एब्डोमिनस मसल को भी सप्लाई करती है एट लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो अगर किसी सर्जरी के दौरान सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कट हो जाए या इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कट हो जाए, तो चूँकि यहाँ पे एक एनास्टमोसिस एक्सिस्ट करता है, तो इस वजह से रेक्टस एब्डोमिनस मसल की नेक्रोसिस वगैरह नहीं होगी। गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी जो है ना, वो पोस्टीरियर वाला फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम के बिल्कुल पोस्टीरियरली लाई करती है, और अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ डुोडेनम में वहाँ की अगर अल्सरेशन वगैरह हो जाए, वहाँ से ब्लीडिंग हो जाए, तो देट विल बी ड्यू टू गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी। एब्डोमिनल एंजाइना इज़ ड्यू टू अक्लूजन ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है ना, हमारे गट के एक मेजर पोर्शन को सप्लाई करते हैं। हार्स शू शेप किडनीज़ जो है ना, अगर हार्स शू शेप किडनी हो तो इसकी एसेंट upper in the abdomen is prevented by inferior mesenteric artery. A surgeon is performing pancreaticoduodenectomy, तो अगर वो मैक्सिमम ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना चाहता है तो वो डुोडेनम के एंटीरियरली एक आर्टरी को लाइगेट करेगा। तो वो कौन सी आर्टरी होगी, तो देट विल बी इंफीरियर पैंक्रियाटिकोडुोडेनल आर्टरी, जो कि डुोडेनम के सेकंड पार्ट के बिल्कुल एंटीरियरली लाई करती है। डुोडेनम के फर्स्ट पार्ट को एंटीरियरली लाई करती है। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई डिस्टल पार्ट ऑफ डुोडेनम, जुजेनम, इलियम, सीकम और फिर अपेंडिक्स को भी, एसेंडिंग कोलोन को भी, और फिर ट्रांसवर्स कोलोन का 2/3 पार्ट जो है ना, उसको सप्लाई करता है। सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडुोडेनल आर्टरी जो है ना, ये गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी की एक ब्रांच है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एमर्जेस थ्रू सैफेनस ओपनिंग। अच्छा, इंटरनल इलियक आर्टरी के जो ब्रांचेस है, दैट इज़ विद इन द पिल्विस, जो कि पिल्विस में है इंटरनल इलियक की ब्रांचेस, तो वो है इलियोलंबर आर्टरी, लेटरल सैक्रल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। एट द लेवल ऑफ L1 सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी लाई करती है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ L2 हेड ऑफ पेंक्रियास पड़ा हुआ होता है, और अपोजिट टू वर्टेब्रल एंड ऑफ 11th इंटरकोस्टल स्पेस और 12th रिब, वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं।
शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ स्प्लीनिक आर्टरी। सही है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज 5 या 6 इन नंबर होती है। ये स्प्लीनिक आर्टरी से एराइज होती है और ये फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई करती है। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी के साथ एनास्टमोसिस करती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। Transpyloric plane passes at the level of L1 vertebrae. Renal arteries arises from abdominal aorta at the level of L2. स्प्लीनिक आर्टरी जो है ना, तो ये पेंक्रियाज के अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वहाँ पे ये पास होती है, along the upper border of pancreas and behind stomach. Which branch of internal iliac artery is often absent? So that is medial sacral. Branch of internal iliac artery usually absent is ilioinguinal. Superior mesenteric artery or inferior mesenteric artery anastomose at marginal artery. कॉमन हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी ये ब्रांचेस है सीलियक ट्रंक के। स्ट्रक्चर्स जो कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे लाई करते हैं, तो दैट इज़ फंडस ऑफ गल ब्लेडर, लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कार्ड और हाइला ऑफ बोथ किडनीज। एपेंडिक्टमी में डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सबसे ज़्यादा इंजर हो सकती है। स्टेप वाउंड ऑन राइट साइड, ठीक है, बिलो एंड अम्बेलिकस will cause injury to inferior vena cava at the level of umbilicus। अगर आप राइट साइड पे कोई स्टेप वाउंड करें तो दैट may lead to inferior vena cava। abdominal aorta give branches to suprarenal glands। the structure present behind ovary and ureter is internal iliac artery, ठीक है, internal iliac artery lies behind ovary and ureter। blood vessels related to paraduodenal fossa is inferior mesenteric vein। सर्कुलर मसल्स जो स्टमक में होते हैं तो वो एट द लेवल ऑफ पाइलोरस बहुत ज़्यादा थिक बन जाते हैं। किस लिए? ताकि वो एक फंक्शनल स्पिंक्टर बना दे। तो एट द लेवल ऑफ पाइलोरस वहाँ पे ये जो है ना थिक बन जाते हैं, गैस्ट्रोडुओडेनल ओरिफिस पे या एट पाइलोरस। गैस्ट्रिक फंडस में जो है ना स्मूथ मसल 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। स्टमक की जो लिम्फ ड्रेनेज है तो वो लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रिक नोड्स, लेफ़्ट एंड राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड्स, शॉर्ट गैस्ट्रिक नोड्स वगैरह, ये नोड्स इस स्टमक को ड्रेन करते हैं और अल्टीमेटली ये सारे ड्रेन करते हैं इनटू सीलियक नोड्स। स्टमक के फंडस को अगर डैमेज पहुंच जाए तो पेराइटल सेल्स हमारे साथ लॉस कर जाते हैं। चीफ सेल्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ना वो एट फंडस पे लोकेटेड होते हैं। फंडस पे पेराइटल सेल्स भी और फंडस पे चीफ सेल्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो भी प्रेजेंट होते हैं। पाइलोरिक एंट्रम ऑफ स्टमक जो है ना ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम इंसिसरा एंगुलेरिस टू पाइलोरस मोर एक्यूरेटली। स्टमक इज़ द मोस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट ऑफ एडल्ट और इसकी कैपेसिटी 1500 ml है। म्यूकस सेल्स गैस्ट्रिक एंट्रम में प्रेजेंट होते हैं। ए स्ट्रक्चर एट L1 हैविंग कॉइल्स with grey color at outer side and black color in middle, so that is pylorus of stomach। अगर लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे अल्सर हो और उसकी रप्चर्ड हो जाए और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो तो ये ब्लीडिंग लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होगी। और अगर अल्सर पोस्टीरियर वॉल ऑफ डुओडेनम पे हो तो ब्लीडिंग गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी से होगी। स्टमक के पोस्टीरियर साइड पे स्प्लीनिक आर्टरी पड़ी होती है जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को भी सप्लाई करती है। तो ए गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो कि पोस्टीरियर वॉल पे हो दैट कैन कंप्रेस एंड एरोड दिस आर्टरी लाइक स्प्लीनिक आर्टरी। अगर फंडस ऑफ स्टमक से ब्लीडिंग हो रही हो तो दैट इज़ ड्यू टू शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फंडस को सप्लाई करती है।
और ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हाइलम ऑफ स्प्लीन से निकलती है। तो अगर लेट सपोज एक पेशेंट की स्प्लीन की सर्जरी हो रही है और उसके हाइलम को डैमेज हो जाए तो इट कैन अफेक्ट द फंडस ऑफ स्टमक। स्प्लीनिक आर्टरी स्टमक बेड लाइक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक पे पड़ी होती है। तो इफ़ अ पर्सन इज़ हिट मतलब स्टेप वाउंड उसको हो जाए एट द स्टमक बेड तो ब्लीडिंग स्प्लीनिक आर्टरी से होगी। सीलिक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। आर्टरी along with लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड कॉमन हेपेटिक ओरिजिन कहाँ से है? सीलिक ट्रंक से। तो वो जिसकी ओरिजिन सीलिक ट्रंक से है तो वो स्प्लीनिक है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमेटोमेसिस आर्टरी अफेक्टेड विल बी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्योंकि फंडस से होगी और वो ऊपर आएगी। कंप्लेनिंग ऑफ हार्ट बर्न एंडोस्कोपी डन शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विल इन्वॉल्व। तो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक इज इन्वॉल्व क्योंकि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। पेप्टिक अल्सर ड्यू टू गैस्ट्रोडुोडेनल आर्टरी में इन्वॉल्व प्रॉक्सिमल डुodenum। Pancreatico-splenic lymph node receive lymphatic from part of stomach which is supplied by short gastric arteries and left gastroepiploic artery. Posterior wall of stomach bleeds तो स्प्लीनिक आर्टरी से वो ब्लीड आएगी। स्टमक की जो इवेंचुअल लिम्फ ड्रेनेज है तो देट इज टू सीलिक नोड्स। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग लेफ्ट अपर साइड ऑफ स्टमक फंडस। अगर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा फंडस को इन्वॉल्व करे तो सबसे पहले कौन सा लिम्फ नोड अफेक्टेड होगा? तो देट विल बी पेंक्रियाटिको-स्प्लीनिक लिम्फ नोड। लिम्फ ड्रेनेज ऑफ अपर 1/3 ऑफ स्टमक इज सुपीरियर गैस्ट्रिक नोड। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ स्टमक इज ड्यू टू वेगस। स्टमक पेन जो है ना देट इज ट्रांसमिटेड टू एपिगैस्ट्रिक एरिया लाइक ज़िपिस्टर्नम को तो इट इज़ मीडिएटेड बाय ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। सब प्रीनिक स्पेस जो है ना वो इन्फीरियर टू डायफ्राम एंड सुपीरियर टू लिवर। इस स्पेस को सब फ्रीनिक स्पेस कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सब स्प्रीनिक स्पेस बाय फाल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ लिवर। तो ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ लिवर ने इसको राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक जो है ना वो कौन सी चीज़ है जो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन को एबॉलिश करता है? तो वेगोटमी लाइक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जब आप इसकी काट देते हैं तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ही रिसेप्टिव रिलैक्सेशन काज करता है। रूगी जो है ना ये फोल्ड्स है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये फोल्ड से होते हैं और ये एक्सपेंड कर जाते हैं ताकि लार्जर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को एकोमोडेट कर सके। हाइड्रोजन पोटाशियम पंप पैराइटल सेल में कौन सी चीज़ कंट्रोल करता है? तो K+ एटीपेज जो है ना वो इस कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है ना प्लेज अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड लेकिन ये डायरेक्टली H+K+ पंप को इफेक्ट नहीं करता। अब H+K+ एटीपेज जो है ना ये गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप है। इट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। सबसे ज़्यादा डिस्टेंसेबल और डायलेटेबल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का जो है ना तो वो स्टमक है। एंगल ऑन या नॉच ऑन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक जो है ना वो है इंसिसरा एंगुलेरिस और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज ऑब्जर्व्ड थ्रू रेडियो आइसोटोप स्कैन।